देखिए हमारी फर्स्ट यूनिट का कंटेंट है, 3 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम अप्रोच, जिसमें आप मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट ऑफ LAC अप्रोच, रिस्पेक्टिव रोल ऑफ कंटेंट, सब्जेक्ट टीचर एंड लैंग्वेज टीचर इन LAC। LAC का मतलब जो आपकी बुक का ही नाम है, लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम अप्रोच। लैंग्वेज लर्निंग एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज जर्नल, क्लासरूम लैंग्वेज, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग, ये रहेगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार ना बुक निकाल लूं। मैम मैं फोटो सेंड कर दूं? नहीं, मेरे पास पूरा PDF है उमा। अच्छा ठीक है। Language across the curriculum is a curriculum enhancement program that provides students with the opportunity to use their skills in language other than English in non-language courses. Language across curriculum का मीनिंग क्या है भाई? यानी कि आप हिंदी में क्या दे रखा है, पाठ्यक्रम के तहत भाषा। ठीक है, पाठ्यक्रम के तहत भाषा का मतलब है कि जो आपका स्टूडेंट को क्या कर रहा है, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपनी लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने की। इसमें क्या है, खाली इंग्लिश में नहीं बल्कि जो अदर जो लैंग्वेज हैं उनमें भी क्या है, आपकी जो स्किल ऑफ लैंग्वेजेस है उसको डेवलप करना चाहता है, उसको डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। इट एम्स टू इन्फ्यूज फॉरेन लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, thus building on the skill of language proficient student in course where authentic foreign language source are not a regular component of the curriculum but would complement the course material. The student can extend their knowledge of a second language beyond foreign language course and apply those skill of course material, research and project in non-language discipline. इसमें बताया गया है कि भाई आपका इसका मेन एम क्या है, आपके कैरिकुलम के दौरान आपको क्या है, फॉरेन लैंग्वेज की जो स्किल है उसको भी बिल्डअप करना है। अब यहाँ पर हम फॉरेन लैंग्वेज कौन सी पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फिर फ्रेंच पढ़ रहे हैं या फिर जर्मन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे कैरिकुलम में एक लैंग्वेज ऐसी जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रोफिशिएंसी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ये क्या है, रेगुलर कंपोनेंट नहीं है हमारे कैरिकुलम का, ये क्या है हमारा एज ए ऑप्शनल है। देखो इंग्लिश तो क्या है हमारा, ये तो कंपल्सरी है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा कैरिकुलम में लैंग्वेज की जो क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रोफिशिएंसी आपको देनी है, यानी कि जो आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ठीक है, लैंग्वेज की वो हमें यहाँ पे देनी है। और लैंग्वेज क्या करती है, इसमें जितने भी विधान टाइम टू टाइम क्या है, जो भी हमारी पॉलिसीज हैं। एक मिनट बेटा, शायद ज्योति का आज कनेक्ट नहीं हो पाया। चलिए बेटा, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ठीक है, अभी देखो भाई हमारा क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस अ कैरिकुलम, यानी कि जो हमारा कैरिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है उसके तहत हमें क्या है, लैंग्वेज की एजुकेशन भी हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हमें पढ़ानी है, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। अगर आप एट प्रेजेंट देखा जाए तो जो हमारी NEP है, NEP ने पॉलिसी बनाई है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें आपको एक हिंदी लेनी है, एक आपको क्या है संस्कृत लेनी है, इसके अलावा आप कोई सी भी तीसरी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारी भारतीय, उसमें आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, आप फ्रेंच चूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट तो क्या भाई इंग्लिश ही मिलेगी। ठीक है, फ्रेंच तो कोई बड़े बड़े स्कूल है उन्हीं में है। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके तहत बच्चे को हम क्या दे रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वह स्किल है, जो आपकी लैंग्वेज स्किल है उसकी अपॉर्चुनिटी उसको मिल सके। इसी के कारण क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो हमारा सिलेबस है उसके तहत 6 to 8 तक 3 और 9 to 10 तक 2 तथा क्लास 11 से 12 तक 2 या कहीं एक ही भाषा को हमने क्या किया है, एडजस्ट किया है। यानी कि 6 to 8 तक हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट बच्चे 6 to 8 तक बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी, इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज में कहीं पे संस्कृत पढ़ रहे हैं। वैसे तो आप कंपलसरी कर दिए संस्कृत, ठीक है, कहीं पर बच्चे क्या है पंजाबी पढ़ रहे हैं, कहीं पर बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 9 से लेकर 10 तक क्या है 2, लेकिन इसने क्या है ये जो बुक है आपकी ये पुराने पैटर्न के आधार पर है। जो हमारा एनईपी है एनईपी ने 9th से लेकर 12th तक कंपलसरी आपकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू कर दिया है। अब इस सेशन से आपकी 9th और 10th को कंपलसरी क्या है, पहले तो बच्चे क्या थे संस्कृत छोड़ देते थे, ठीक है, इंग्लिश हिंदी रहेगी, थर्ड लैंग्वेज आपको कंपलसरी पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, उर्दू पढ़ो। लेकिन जो हमारा एरिया है यहाँ पे तो बच्चों को क्या सबको संस्कृत दे रखी है, क्योंकि ना तो उर्दू आती ना ही क्या है फ्रेंच आती, ना ही बच्चों को क्या है पंजाबी आती, तो यहाँ पे तो कंपलसरी कर दी है संस्कृत 10th तक, ठीक है। उसके बाद क्या है 11th से 12th तक आप क्या है कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब है हमारा जो कैरिकुलम के तहत लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, ये जो हमारा अप्रोच है इसका अर्थ लेने के बाद जो हमारी क्या है लैंग्वेज की जो नीड है और भाषा के जो भी हमें लाभ है जानने के बाद उससे हम परिचित हो जाते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति क्या है हमारी, जिसमें जिसका सामान्य अर्थ बोलना, कहना या व्यक्त करना। इसमें भाषा संस्कृत भाषा के शब्द व्युत्पत्ति भाष धातु से, नहीं इसको छोड़ो लैंग्वेज का। अब मेरे को ये बताओ लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम का मीनिंग समझ में आया कि हमें अपने कैरिकुलम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को क्या है स्किल ऑफ लैंग्वेज की अपॉर्चुनिटी हमें देनी है, ठीक है। मैम इसका मतलब तो यही हुआ ना, हर सब्जेक्ट को समझने का आधार भाषा है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम समझ रहे हैं तो वो भाषा के आधार पे ही समझ रहे हैं, या तो वो हिंदी है या इंग्लिश है, यही मतलब हुआ ना। ये तो मतलब हुआ बेटा, इसके अंदर हमें जो अपनी एनईपी है ना उसका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, हमें लैंग्वेज सीखने के ऊपर ध्यान देना है, हमें कैरिकुलम में लैंग्वेज को भी ऐड करना है, हिंदी को इंग्लिश को, और एक तीसरी हमारी क्या है वो संस्कृत हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मलयालम हो सकती है, उर्दू हो सकती है, ठीक है। तो एक 3 लैंग्वेज फारसी फॉर्मूला। भी मैम, लेकिन वो जैसे कि ये 3 लैंग्वेज में तो ये बताया गया ना, मातृभाषा होती है पहली, और दूसरी क्या कहते हैं, दूसरी स्टेट की भाषा होती है, और तीसरी फॉरेन लैंग्वेज होती है। हाँ तो आप मातृभाषा कौन सी अपनी हिंदी ही तो है। हाँ, तो वही ये तीनों ऐसे भी कह सकते हैं ना उसको। हाँ जी। अब हाँ लेकिन ये हो सकता है भाई साउथ में मातृभाषा में वो उनकी तो बुक्स आती है ना, फिर अगर मान लो तेलुगु है तो तेलुगु में उनकी हाँ, बुक्स क्योंकि मैम अवेलेबल इसमें है। यही रखा गया था कि पहली भाषा मदर टंग होगी, हाँ दूसरी जी। स्टेट की, और तीसरी फॉरेन लैंग्वेज। हाँ जी। मैम जैसे गुजरात में गुजराती में हाँ लिखा होता है हाँ बुक, गुजराती सारे में बुकों लिखा में होता है। जैसे दिल्ली में हिंदी में लिखा रहता है, वही चीज गुजरात में गुजराती में लिखा रहता है सारा। हाँ जी, यानी कि एक रीजनल लैंग्वेज हो गई, दूसरी क्या हो गई हमारी अब हमारी तो रीजनल लैंग्वेज देखो भाई हिंदी है, तो हिंदी तो कर ले ही रहे हैं, दूसरी इंग्लिश हो गई, तीसरी क्या इन्होंने संस्कृत लागू कर रखी है, यहाँ पे तो ये है 3 लैंग्वेज। बाकी अदर स्टेट में आप देखो साउथ की साइड जाओ तो किसी के पास तेलुगु है, इंग्लिश है, और थर्ड लैंग्वेज भाई वो कुछ लेते होंगे। पर मैम किसी भी स्टेट में चले जाओ इंग्लिश तो होता ही है। हाँ जी, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश तो मेरे ख्याल में कंपलसरी है बेटे। हाँ मैम वही तो, इंग्लिश और हिंदी। हाँ जी, और एक में ये लगा लो एक रीजनल लैंग्वेज ले लेते हैं बच्चे, फॉरेन लैंग्वेज, सॉरी फॉरेन, इंग्लिश हिंदी बेटा ये ना कंपलसरी नहीं है हिंदी। अब जो आप साउथ साइड जा रहे हो गुजरात में है, गुजराती में बुक्स अवेलेबल है, तो बच्चे गुजराती ही लेंगे वहाँ पे, हो सकता है उनको हिंदी ना आती हो। हम साउथ वाले बंदों से यहाँ पे हिंदी है ही नहीं, यहाँ पे हिंदी है ही नहीं, बस इंग्लिश और गुजराती ऐसा है। हाँ तो वही कह रही हूँ कि जैसे बाकी स्टेट में यही हो सकता है कि इंग्लिश हो और बाकी उनकी लैंग्वेज हो। हाँ नहीं नहीं, साउथ वाले जो बंदे देखो मेरे को तो ये पता है पीएचडी में एक लड़की है मेरे साथ साउथ की, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता हिंदी में, हिंदी आती ही नहीं उसको। मैम इंग्लिश तो सबके लिए ही हो जाएगा, हाँ कहीं हाँ के लिए इंग्लिश तो ये लगा लो ना कंपलसरी है, और अपने तो एक उन्होंने रीजनल लैंग्वेज हो गई एक इंग्लिश, और एक और फॉरेन लैंग्वेज इन्होंने बना दी। अब मैम वही बोल रही थी मैं। हाँ जी, मतलब मीनिंग क्लियर हो गया, यानी कि कैरिकुलम के अंदर हमें क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज को लागू करना है, यही क्या कहलाता है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम अप्रोच।
ठीक है, किस चीज की अप्रोच कर रहा है ये कि हमें किसको पढ़ाना है, लैंग्वेज को भी पढ़ाना है। अब फिर इसने अलग अलग लोगों ने क्या दे दी, इसकी परिभाषाएं दे रखी है, उसको पढ़ लेना, क्योंकि इसने सारी की सारी परिभाषा लैंग्वेज की दे रखी है कि लैंग्वेज होती क्या है। उसके बाद मेन आता है हमारे लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। इसकी नीड क्यों हुई हमें, नीड इसीलिए हुई क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार मनुष्य की जितनी भी फिजिकली और मेंटली रचना है इस प्रकार की है कि विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करने में समर्थ है। उसकी इंद्रियां अन्य प्राणियों से भिन्न होती, इसी कारण वह अपने इन्वायरमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उत्तेजित वस्तुओं के प्रतीकात्मक शब्दों को, देखो भाई इन्होंने बोला है यहाँ पर हमें कैरिकुलम के तहत लैंग्वेज की क्यों नीड हुई। जो इंसान है भाई, जो ह्यूमन है, वो फिजिकली और मेंटली इस तरह से है कि वह डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको बोल सकता है। वह अपनी सिचुएशन और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ की भाषा सीख जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार धीरे धीरे जो हमारे लैंग्वेज है उसकी उत्पत्ति हुई और डेवलपमेंट होती चली गई, और इसी वरदान के कारण मनुष्य सामाजिक रचनाकार बन गया। अब इसने बोला कि जब हमें मान लीजिए किसी और सभ्यता और संस्कृति को सीखना है तो हमें वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ की सभ्यता और उसके कल्चर के बारे में जान सकते हैं। अब देखते हैं हम कि अक्रॉस द लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम क्यों नीड है हमें। एक तो कम्युनिकेशन के लिए, अगर मान लो अब ग्लोबली लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, अगर इंग्लिश आ रही है तो हम दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। यानी कि हमारा क्या है, ताकि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लोगों के साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, तो संप्रेषण का साधन है हमारा। दूसरा, जो हमारी सोशल प्रोसेस है उसका आधार है, ये हमारी थिंकिंग का मीडियम है, हमारी संस्कृति का आधार है। ठीक है, तो देखो भाई संप्रेषण, कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ में आया। सोशल प्रोसेस का आधार कैसे है, इंसान क्या है, सोसाइटी में रहता है। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर होती है। अगर एक दूसरे पर निर्भर है तो एक दूसरे की आवश्यकताओं को भी क्या कर रहे हैं, वो साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है वो क्या कर रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। अब जैसे रंजन क्या है, गुजरात में चलेगी, अगर इसको गुजराती नहीं आ रही तो वहां पर क्या है, इसको एक तो कम्युनिकेशन करने में डिफिकल्टी हो रही होगी, दूसरा क्या है, वहां की सोसाइटी में एडजस्ट करने में इसको क्या है, डिफिकल्टीज हो रही होगी। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने क्या बोला, जो पॉलिसीज बनाई कि भाई एक ऐसी लैंग्वेज हो जिससे हम कम्युनिकेट कर सके। अगर मान लो वहाँ पे भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो क्या कर सकते हैं, चलो भाई जैसी भी बोलेंगे कम्युनिकेट तो कर ही लेंगे, एक दूसरे की भाषा का तो समझ ही लेंगे। वो गुजराती बोल रहे हैं, इनको सिर्फ हिंदी आ रही है, तो क्या कम्युनिकेशन में भी बैरियर आएगा और सोसाइटी में एडजस्ट करने में भी हेल्प होगी। ये मांगने कुछ जाएगी, उसको देंगे कुछ। ठीक है मैम, यहाँ पे ना सामान को भी दूसरी चीज से बोला जाता है, जैसे प्याज को डुंगरी बोलते हैं, जो घिसोड़ा होता है, वो जो मतलब गलका होता है उसको मैम एक मिनट, ट्रेन जा रही है। अच्छा तो मैम, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं तो वो क्यों नहीं डेवलप कर पाए अपना रीजनल लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश? बेटा, बाकी लैंग्वेज तो बोल, हिंदी तो बोल ही रहे हैं वो। अरे मैम, जैसे इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है ना जो हमें कनेक्ट करता है पूरे दुनिया से, तो मोदी जी को भी इंग्लिश आनी चाहिए थी ना। बेटा वो ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैम जरूरी नहीं है कि वो नेता है तो उसको इंग्लिश ही आना चाहिए, क्या पता उसके अंदर दूसरी कुछ मतलब दूसरा चीज आता हो उसको। अच्छा, हर बच्चा हर अरे चीज में नहीं, थोड़ी ना इम्पोर्टेंट हो। अरे दो भाषा आना चाहिए ना, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अरे उसको हिंदी गुजराती आती है, गुजराती गुजराती आती आती है, है, यहाँ उसको तो गई तो गुजराती आना, और देखो हिंदी आती आना है। चाहिए वो तो ठीक है, बट ये कंपलसरी थोड़ी ना है कि आपको आना ही चाहिए। अब रोशन एक बात बता, पढ़ तो हम भी इंग्लिश रहे हैं, कितने की इंग्लिश बोलनी आ गई तुम्हारी क्लास? वर्ल्ड की सेकंड कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, तो इंग्लिश वाले भी चल जाते हैं यहाँ पे, उनको हमारी हिंदी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम लोग भी ज्यादा अपने हिंदी को इतना मतलब प्रेफर नहीं करते, हम भी इंग्लिश में ही बात करना ज्यादा चाहते हैं। तो अब इसका मेन क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन यही तो अराइज हो रहा है कि हम क्या रोल है लैंग्वेज का, या फिर क्यों हम लैंग्वेज को कैरिकुलम के अंडर लेके आना चाहते हैं, क्या नीड है हमारी और क्या बेनिफिट रहेंगे। तो मैम, जैसे हमारा ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया, मतलब कि जैसे हमारे पास 150 करोड़ की आबादी है,
तो ऑलमोस्ट 150 करोड़ में से ऑलमोस्ट 80 करोड़ लोग जो है वो हमारी हिंदी ही बोलते हैं, खास करके नॉर्मली रीजनल लैंग्वेज से भी ज्यादा हिंदी ही बोला जाता है नॉर्मली। लेकिन जब बात आती है कि जहाँ एकेडमिक फील्ड हो गया या प्रोफेशनल फील्ड हो गया या फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, तो वहां पे जाके फिर इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन जाती है जो बैरियर क्रिएट करता है। तो मैम ये है कि करिकुलम के अंदर इंग्लिश को एज अ हम जैसे कि मैथ, साइंस और क्या कहते हैं एसएसटी, ये तीन एक ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ पे आप बहुत स्कोप्स देखते हैं, लेकिन इंग्लिश में आके जाके बस वही 2-3 स्कोप है, या तो आप टीचर बन जाइए या तो फिर आप, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है मैम। ये इंग्लिश फिर उसको वो कर देना चाहिए कि नहीं मैंडेटरी है, इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज कर दिया जाए बेटा जब एक इंग्लिश बार इतना बताओ, राष्ट्रभाषा तो हम घोषित नहीं कर सके, वैसे तो फॉरेन लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज इसको घोषित किया गया। बेटा राष्ट्रभाषा इंग्लिश को इसलिए घोषित नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ पर 22 लैंग्वेज के लोग रहते हैं, और रीजनल लैंग्वेज तो आप पूछो ही मत, ठीक है। तो 22 भाषाओं के जो लोग हैं, अगर हमने एक भाषा को ही बोल दिया कि इसी भाषा में सब कुछ करना है, तो आपको पता है कंट्री में कितना वो आ जाएगा। अब पाकिस्तान था जो करिकुलम के अंडर लैंग्वेज को शामिल करने के लिए, एक तो हो गया कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन के लिए, दूसरा है हमारा सोशल प्रोसेस का आधार है, हमारी थिंकिंग का आधार है, यानी कि लैंग्वेज क्या करता है, लैंग्वेज के कारण ही हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज सोच पा रहे हैं, ठीक है। भाषा के बिना हमारे किसी विचारों की उत्पत्ति नहीं होती और ना ही हम क्या उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो भाषा के बिना थिंकिंग पावर नहीं बढ़ सकती हमारे, ठीक है। तो हमें कैरिकुलम में लैंग्वेज को सिखाना इसीलिए भी कंपलसरी है, ठीक है, ताकि हम बच्चे को सिखा सके और वह क्या है आगे थिंकिंग भी कर सके। संस्कृति का आधार, भाषा हमें परंपरा से प्राप्त होती है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति में जितना अनुराग होता है उतना ही अनुराग अपनी भाषा से होता है, ठीक है। संस्कृति के आधार यानी कि जितने भी कल्चर्स हैं वो भी क्या है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो कल्चर है वो भी क्या है, हमारी भाषा के साथ जुड़ी हुई है। भाषा और संस्कृति का बहुत गहरा संबंध है, और हमारी सोसाइटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ही हम क्या करते हैं, संस्कृति का निर्माण होता है। और किसी स्थान के नागरिक किस तरह का क्या करते हैं, आचरण करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, उस पर भी लैंग्वेज क्या करती है, प्रभाव डालती है, ठीक है। अब लैंग्वेज की बात देखो तो तुम देखो, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हमारा कल्चर कैसा है, हम यहाँ पे हरियाणवी बोलते हैं। बाहर वाले जितने भी स्टेट के हैं वो ये बोलते हैं भाई ये तो बड़े लड़ाके इंसान है, ठीक है, क्योंकि भाई वो हमारे कल्चर का, हमारी टोन का इफेक्ट पड़ रहा है। नहीं तो हम ना बहुत लड़ाके नहीं है भाई, बस हमारी बोली ऐसी है कि जो सबको ये लगता है कि भाई ये ना लड़ाई करने वाले इंसान है। मैम कड़क भाषा। हाँ जी बिल्कुल, एकदम लठमार भाषा बोलते हैं हम, सॉफ्टनेस नहीं है हमारी भाषा में। तो जो हमारा कल्चर है, तो हमारी कल्चर का इफेक्ट है हमारी लैंग्वेज के ऊपर। तो कल्चर का आधार भी क्या है, हमारी लैंग्वेज है। और क्या बताया गया है भाई इसमें, हमारा जो लिटरेचर है उसका आधार भी क्या है, लैंग्वेज है। जो लिटरेचर है अगर इंडिया में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सबसे पहले तो क्या थी, संस्कृत भाषा थी। यहाँ पे संस्कृत में लिखा गया है, कुछ हिंदी में लिखा गया है, कुछ रीजनल लैंग्वेज में भी लिखा गया, जो हमारी बोली उसमें भी लिखा गया, जैसे ब्रिज भाषा में भी लिखे गए हैं और अदर लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं, ठीक है। तो जो हमारा लिटरेचर है, लिटरेचर का आधार भी क्या है, हमारा लैंग्वेज है। तो ये सारी चीजें लिखने के लिए भी हमें लैंग्वेज को अपने कैरिकुलम में शामिल करना जरूरी है, ठीक है। क्लियर हो गया कि क्यों नीड है हमें लैंग्वेज को अपने कैरिकुलम में ऐड करने की। अब इसके लाभ क्या होंगे अगर आपको लैंग्वेज सिखा दी जाती है, 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज मान लो आपको सिखा दी, आपने बचपन से आज तक वो लैंग्वेजेस पढ़ी, तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। बेनिफिट में यूज ऑफ लैंग्वेज स्किलफुली, भाषा का कुशलता पूर्वक उपयोग करना सीख जाते हो आप, ठीक है। आपने क्लास में अब तक जितनी भी भाषाएं सीखी हैं, अब मान लीजिए भले ही हमने बचपन से इंग्लिश पढ़ी है, भले ही आप लोगों को या हमें क्या है इंग्लिश कम आती हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सारी आती है, समझ सारी आती है, भले ही बोलनी कम आती हो,
ठीक है। हाँ, लेकिन कोई चाइनीज हमसे बात कर रहा है, हमें नहीं समझ में आएगी। हाँ, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, उसकी सारी बातें हमें क्या है अंडरस्टैंड हो जाएंगी, सारी बातें हम समझ लेंगे। आगे, प्रभावशाली रूप में भाषा सिखाना, लर्निंग लैंग्वेज इन द इफेक्टिव वे। इस अप्रोच के अनुसार भाषा को क्या हमें इफेक्टिव तरीके से सिखाना है। भाषा विषय तथा दूसरी विषय वस्तु के माध्यम से भी भाषा की जानकारी प्रदान की जाती है। यानी कि हमें क्या है कंटेंट में क्या है एक लैंग्वेज के साथ अदर लैंग्वेज की भी हमें दिखानी पड़ती है। एलएसी प्रत्येक बच्चे में लैंग्वेज के डेवलपमेंट, लैंग्वेज के कॉग्निटिव और स्कूल के प्रत्येक क्रिया में सहायता करती है। एलएसी के द्वारा भाषा को सभी कक्षाओं में क्रियाओं से सीखता है। ठीक है, तो इसमें क्या है अपनी उसको इफेक्टिव बनाने के लिए भी हमें लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। अपना इफेक्टिव रूप दिखाने के लिए भी क्या है हमारा इसमें इफेक्टिव वे से अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो भी हमें लैंग्वेज सीखना हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज पॉलिसी। हमारी भाषा नीति या भाषा के निर्माण से संबंधित कोई भी हमें पॉलिसी लागू करनी है। ठीक है, तो जितने भी अध्यापक हैं उनको इस पॉलिसीज के माध्यम से कंटेंट के अंदर भाषा का ज्ञान प्रदान करना होता है। ठीक है, और अध्यापकों के सहयोग लेने से आपके अंदर भी क्या वो कैपेबिलिटी आ जाती है, आप भी उस लैंग्वेज को सीख जाते हो। डिलीवर्ड इन ए गुड अंडरस्टैंडिंग एंड कंटेंट नॉलेज, विषय वस्तु पर अच्छी समझ विकसित करने के लिए आपका जो कंटेंट है उसके ऊपर अच्छी समझ विकसित करने के लिए जरूरी नहीं है इंग्लिश में ही हो, आप हिंदी में भी बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो। ठीक है, तो अपने कंटेंट को कोई डिलीवर, अगर मान लो आपको कोई सी भाषा ही नहीं आती, ना हिंदी आती, ना इंग्लिश आती, ना उर्दू आती, ना पंजाबी आती, कोई सी भाषा ही नहीं आती, तो हम क्या अपने कंटेंट को मैं पढ़ा नहीं पाती यहाँ पे, अगर मुझे को कोई भी लैंग्वेज नहीं आ रखी होती तो। ठीक है, तो ये हमारा जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं जरूरी नहीं कि हाँ इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच में ही पढ़ा है, उर्दू में ही पढ़ा रहे हैं, नहीं, जिस भाषा पे हमारी कमांड है, जो लैंग्वेज हमें अच्छे से आती है, उसमें क्या कर सकते हैं हम अपनी विषय वस्तु को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इंक्रीज द नॉलेज, जब हम एक साथ दो चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान में बढ़ोतरी साथ साथ हो जाती है। यानी कि भाषा कक्षा में अगर हम थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं तो बाकी के जो सब्जेक्ट है, यानी कि लैंग्वेज में हम थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं तो बाकी के जो सब्जेक्ट है उसमें हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ज्ञान है उसको खोजना, बांटना, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज इन नॉलेज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी नीड और जो इसके प्रॉफिट है लैंग्वेज के। अब आता है इसके अंदर आपका लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है LAC है। अब मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट, फर्स्ट वाला आपका हो चुका है LAC अप्रोच का। रिस्पेक्टिव रोल ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर एंड लैंग्वेज टीचर इन LAC अप्रोच। आगे दे दिया आपको लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप, अभिव्यक्ति के आधार पर, भाषा विशेष के आधार पर, प्रादेशिक भाषा, ये डिफरेंट लैंग्वेज बता दी बेटा, और लैंग्वेज की विशेषताएं बता दी। ठीक है, इसको छोड़ के आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था, नीड एंड बेनिफिट ऑफ, फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट ऑफ LAC लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम अप्रोच। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए सीधा, रिस्पेक्टिव रोल ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर एंड लैंग्वेज टीचर इन LAC अप्रोच। अब आपकी LAC अप्रोच आप चली हुई है तो उसमें एक लैंग्वेज टीचर यानी कि हिंदी वाले टीचर का क्या रोल है, इंग्लिश वाले टीचर का क्या रोल है, या अदर जो लैंग्वेज है उस टीचर का क्या रोल है, और एक अलग जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उस टीचर का क्या रोल है। मान लीजिए एक मैथ पढ़ा रहा है टीचर, उसका क्या रोल है, एक इंग्लिश वाले टीचर का क्या रोल है, एक हिंदी वाले टीचर का क्या रोल है, कोई आपको SST पढ़ा रहा है उसका क्या रोल है। ठीक है, उनके रोल के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो भाई कहाँ पे है ये, सबसे पहले तो है सबसे पहले इन्होंने बता रखा, कुछ प्रोविजन बता रखे हैं हमारे लैंग्वेज को लेकर। एक तो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी, लैंग्वेज सेफ गार्ड, आर्टिकल 29 1 स्टेज, एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन, सेक्युलर एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है,
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। मेन है आपका क्या रोल है आपके कंटेंट टीचर का और आपके लैंग्वेज टीचर का। किसकी बुक में दे रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन? इससे अच्छा तो ना मैं, अब आवाज आ रही है ना मेरी? मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षक एवं विषय सामग्री शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालें। हाँ यही है क्वेश्चन। अब देखो भाई, जो हमारी लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम है उसमें लैंग्वेज केवल लैंग्वेज विषय तक ही, हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपके जो साइंस है, इंग्लिश, मैथ है, एसएसटी है या अदर जो भी चीजें हैं उनका माध्यम भी क्या है, आपकी लैंग्वेज है। या तो आप उसको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो या उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हो या फिर आप और किसी लैंग्वेज में जैसे उर्दू में, पंजाबी में, गुजराती में, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो। तो एलएसी के अकॉर्डिंग आपका लैंग्वेज का बहुत महत्व है। केवल सिर्फ एक इंग्लिश हिंदी पढ़ के ही नहीं, हमारा जो मीडियम है पढ़ने का वो भी क्या है, हमारा लैंग्वेज है। तो इस दृष्टिकोण को देखते हुए जो हमारा कंटेंट स्पेसिफिक टीचर है और एक लैंग्वेज टीचर है, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। सबसे पहले बात आती है जो आपका कंटेंट सब्जेक्ट टीचर है उसकी क्या भूमिका है। जो सब्जेक्ट टीचर है उसका मेन कार्य केवल जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज ही नहीं देना, बल्कि छात्रों के अंदर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को भी डेवलप करना है। ठीक है, विषय के माध्यम से भाषा का विकास, तो इसने अलग अलग तरीकों से बताया है। विषय के माध्यम से भाषा का विकास, स्पष्ट एवं सरल भाषा का उपयोग करना, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, इजी टू वे, ठीक है, पर अंडरस्टैंड करने की, पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित करना, ठीक है, लिखने का अभ्यास करवाना, संवाद और चर्चा को बढ़ावा देना, प्रेजेंटेशन और जो भी हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं उसको बढ़ावा देना, और लैंग्वेज की जितनी भी एरर्स हैं उनको सुधारना। ये तो है कंटेंट टीचर का काम। कंटेंट टीचर क्या कर रहा है भाई, सब्जेक्ट के माध्यम से आपकी लैंग्वेज डेवलप करा रहा है। टीचर क्या कर रहा है, आपको टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट सिखाता है। आप देखते हो साइंस में बहुत, जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर टीचर ने आपको क्या सिखाया, फोटोसिंथेसिस को तो समझाया ही, साथ में आपको क्या बताया, या तो आप इंग्लिश में पढ़ रहे होगे उसको या आप हिंदी में पढ़ रहे होगे, तो वहां पर आपको शब्दों को लिखना भी आपको आया। ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को क्या है, वो हिंदी में जो जैसे जैसे लिखते हैं वो उसको वहां पर पता लगा। जैसे मैथ में क्या करते हैं, हम इक्वेशंस करते हैं, ठीक है, तो उनका भी माध्यम या तो इंग्लिश है या हिंदी या जो भी आपकी लैंग्वेज है। तो भाषा कंटेंट के साथ साथ हमारी लैंग्वेज की भी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। उसके बाद है आपकी सिंपल भाषा का उपयोग करना। टीचर को पढ़ाते समय हमेशा सरल, स्पष्ट और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का ही यूज करना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है वो इजीली क्या कर सके। तो अब देखो, जो हमारा सब्जेक्ट कंटेंट सब्जेक्ट टीचर है वो क्या क्या करता है, एक तो हमारे सब्जेक्ट के जरिए हमारे में लैंग्वेज को डेवलप करता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी मिलेगी, अगर हम हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हमारी हिंदी अच्छी मिलेगी। ठीक है, आगे है स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग। जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं जितना हो सके उतनी इजी लैंग्वेज और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का मैं प्रयोग करूं, ताकि मेरा जो स्टूडेंट है वो इजीली जो सब्जेक्ट है उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, आगे है आपके अंडरस्टैंडिंग करने को, आपके पढ़ने, आपकी रीडिंग और जो अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है उसको डेवलप करता है। यानी कि जो भी छात्र है वो जो भी बुक्स हैं, चार्ट, ग्राफ आदि को पढ़ सके, उनसे क्या नॉलेज हमें मिल रही है उसको, उस नॉलेज को निकालने की हैबिट उनके अंदर डेवलप करना। आगे
जो आपका लिखने का है वो अभ्यास करवाते हैं, नोट्स बनवाकर आपसे, रिपोर्ट प्रोजेक्ट लिखवाकर, असाइनमेंट लिखवाकर आपकी क्या है स्किल, जो है आपकी राइटिंग स्किल है उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। और वो राइटिंग स्किल भी आपकी क्या है, आप जिस लैंग्वेज में कर रहे हो उसकी लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है वहाँ पे, ठीक है। आगे आपको कोई भी प्रेजेंटेशन करनी है, क्वेश्चनेयर करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, उसमें भी हेल्प करता है। लैंग्वेज की गलतियों को सुधारता है, ठीक है। एक छात्र की लैंग्वेज रिलेटेड जितनी भी गलतियां हैं उनको पहचान कर उसका सुधार करना और गलत शब्द प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें, अगर हम कोई गलत प्रयोग कर रहे हैं शब्द या फिर कोई सेंटेंस गलत कर रहे हैं तो उनको भी करेक्ट कराता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट के साथ साथ भी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। अब आप खुद देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम से ना उनकी हिंदी बड़ी अच्छी मिलेगी, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से उनकी इंग्लिश अच्छी मिलेगी। आप आज के प्रेजेंट टाइम का ये एग्जाम्पल देख लो, आपके भी बच्चे होंगे छोटे छोटे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं ना, उन बच्चों को आज हिंदी नहीं आ रही, हिंदी में उनको मात्राओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा, क्योंकि सारा का सारा सब्जेक्ट किस में आ गया, उनको इंग्लिश ईजी लगने लगी। हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हमें हिंदी बड़ी अच्छी आती थी, हमें इंग्लिश में डिफिकल्टी आती थी, ठीक है। तो कंटेंट टीचर का रोल है वो बता दिया, और कंटेंट टीचर साथ साथ में जो लैंग्वेज है उसको भी डेवलप कराता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? मैम कंटेंट टीचर नहीं मतलब कंटेंट टीचर क्या है तो? सब्जेक्ट टीचर बेटा, जैसे मैथ पढ़ा रहा है कोई टीचर, तो सब, हाँ सब्जेक्ट टीचर। हाँ, तो मैथ के साथ साथ अगर मान लो हिंदी में आपने मैथ पढ़ा है तो आपकी हिंदी वो अच्छी समझ हो रही गए, है ना। वो समझ गए। हाँ नहीं मतलब आप कंटेंट टीचर सब्जेक्ट टीचर एक ही शब्द हुआ। हाँ, एक ही शब्द है, कहीं पे तो कंटेंट टीचर बोल रही हूँ मैं, कहीं पे मैं सब्जेक्ट टीचर बोल देती हूँ, ठीक है। ओके ये कंप्लीट यही सेंटेंस आपका, रोल ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर। अब आगे आता है आपका लैंग्वेज टीचर की क्या भूमिका है। लैंग्वेज टीचर आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, जो आपके LSRW है ना, उनको मजबूत करता है। सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करता है। एक मिनट मैम, पूछ रहा मैम कि मेरा एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम नंबर आया, बोला कि हम ठीक करवा देंगे, और बोला फिर बाद में कि तुमको एग्जाम देना होगा। शिल्पी एक बात बता, मैं क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ तुझे, 1 मिनट में अपने, अब तुम बीच में 10 मिनट बातें कर रहे थे, तब कर लेते, एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ टॉपिक, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं मैम। ठीक है। थोड़ा सा बचा है ये, उसके बाद बताना मुझे अपनी प्रॉब्लम। लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में आपके चारों जितनी 4 स्किल्स हैं, रीडिंग LSRW, आपकी लिसनिंग, राइटिंग, ठीक है, आपकी रीडिंग और आपकी LS स्पीकिंग, ठीक है, इनको डेवलप करता है। आपकी ग्रामर से या जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको सिखाता है, शुद्ध भाषा का कैसे प्रयोग करना है, ग्रामर में कैसे आपको क्या है सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है, आप जितने सारे आप वोकैबलरी आपको कौन सिखाता है, ये लैंग्वेज टीचर सिखाता है, ठीक है। शब्दार्थ हम कहाँ पे करते हैं, हम बाकी में तो शब्दार्थ नहीं याद करते, या तो इंग्लिश में हम करते हैं वर्ड मीनिंग लर्न, या फिर हिंदी में करते हैं। तो ये हमें जो लैंग्वेज टीचर है ये हमारी वोकैबलरी को भी इंक्रीज करता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट बेस्ड जो भी लैंग्वेज है उसका समर्थन करना, भाषा शिक्षक विषय शिक्षक के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करता है कि छात्र विभिन्न विषयों की भाषा को समझ सके। यानी कि लैंग्वेज टीचर और जो आपका सब्जेक्ट का टीचर है दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि बच्चे को डिफरेंट सब्जेक्ट भी समझ में आ जाए और लैंग्वेज भी वो समझ सके। उसके बाद है रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देना, निबंध, कहानी, पत्र आदि लिखवाकर छात्र की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाना, ठीक है, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा देना। आपसे क्या है लैंग्वेज टीचर ऐसे लिखवाता है, स्टोरी लिखवाता है, लेटर लिखवाता है, ये क्या है बच्चे के एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को बढ़ाते हैं। आपको देखो छोटे थे तब तो हमें एक चीज रटवाते थे, वो सिक लीव और एक अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, लेकिन अब क्या, जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ठीक है,
आपको वो सिकली वगैरह ये नहीं, आपको जस्ट एक फॉर्मेट बता दिया जाता है, भाई ये फॉर्मल लेटर है और ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो दोनों को किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चा यहाँ पर रट्टे नहीं लगाता, बच्चा जस्ट एक फॉर्मेट सीखता है कि भाई फॉर्मल में मेरे को ये चीजें लिखनी है, और इनफॉर्मल लेटर क्या है, जब आपने किसी भाई को, बहन को, या बर्थडे गिफ्ट के लिए आप इनवाइट, इस टाइप का जो, तो वो इनफॉर्मल में आ गया। जब आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल में आ गया। तो जस्ट बच्चे को फॉर्मेशन सिखाई जाती है, तो इससे बच्चे की जो रचनात्मक जो लेखन है उसको बढ़ावा मिलता है। आगे, लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी डिफिकल्टीज हैं उनको दूर करना। अगर लैंग्वेज को समझने में बच्चे को कोई डिफिकल्टीज हो रही है तो उनको सुधारने में हेल्प करता है लैंग्वेज टीचर, ठीक है। अब दोनों टीचर्स का अगर हम कोलैबोरेटिव रोल क्या है, दोनों का एलएसी के दौरान एक दूसरे का क्या क्या सहयोग करते हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन, दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हम विषय के साथ साथ भाषा का भी विकास करें, ठीक है। सब्जेक्ट तो पढ़ाना ही है, सब्जेक्ट के साथ साथ हम बच्चे को लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पकड़ मजबूत कर रहे हैं। आगे इंटीग्रेटेड टीचिंग कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड टीचिंग का मतलब भाषा और विषय दोनों का विकास। ऐसा पाठ पढ़ाए जिसमें दोनों के, अब आप देखो ना, अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अगर कंसेप्ट एक साथ लेके चलोगे ना तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। जैसे हमने हिंदी में लिंग बदलो वचन बदलो करा दिए, तो अगर हम इंग्लिश में भी नंबर चेंज द जेंडर कराएंगे तो बच्चे को वो इजीली समझ में आएंगे। और अगर आप देखते, जैसे मैम आजकल छोटे मतलब बच्चों को शुरू से ही फोनिक्स में बताया जाता है ना कि मतलब ए आ, उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों की साउंड सिखाई जाती है आजकल हाँ बच्चों जी, को फोनिक्स के द्वारा। हाँ जी। और जब ग्रामर सिखाते हैं बच्चे को तो हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में तो नाउन का टॉपिक चला दिया और हिंदी में संज्ञा का टॉपिक चला दिया। आपको पता है आजकल के बच्चे कैसे, मैं अपने वाले टाइम वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, हम कैसे सीखते थे भाई, अगर इंग्लिश का टॉपिक है ना नाउन तो उसको हम संज्ञा, हाँ संज्ञा की थी वहां से याद करते थे। और आजकल के बच्चे संज्ञा, मम्मी ये कौन सा, मगर बेटा ये जो नाउन की थी आपने, अच्छा ये वो वाला है, हाँ। वाक्य में ऐसा हो रहा है कि बच्चे हिंदी ग्रामर के टॉपिक इंग्लिश से कोरिलेट करके समझ रहे हैं, और हम क्या कर रहे थे, इंग्लिश के समाज की टॉपिक को मांग है ना हिंदी को समझ के कर रहे थे। मैम, क्या वो जो प्रेजेंट डे है आजकल का, उसमें क्या है, समाज की मांग है आपकी इंग्लिश, तो मैम उससे पीछे भी नहीं हट सकते, हाँ जी। उससे दूर नहीं भाग सकते ना, करना पड़ेगा। और देखो मैं देख रही हूँ आज की अप्रोच अच्छी है। जब हम पढ़ रहे थे ना किसी ने ये नहीं बताया भाई ये इंग्लिश में तो नाउन है और हिंदी में ये संज्ञा, बस आए रटा दिया, चलो भाई। आज का कंसेप्ट सही है, इंग्लिश में भी वही टॉपिक चल रहे होते हैं स्कूल में और हिंदी में भी वही टॉपिक चल रहे होते हैं स्कूल में। मैम वही वाली बात आ गई ना, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हाँ टीचर्स जी, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ हाँ पढ़ा जी, रहे हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेटेड टीचिंग हो रही है। असेसमेंट, अब छात्रों के साथ साथ बच्चों की क्या है, असेसमेंट भी, भाषा क्षमता का मूल्यांकन भी करते हैं। उसके सीखने के अनुकूल वातावरण बनाते हैं, ऐसा वातावरण बनाना जिसमें छात्र खुलकर बोल सके, लिख सके और सीख सके। लास्ट में कंक्लूजन में यही बता रखा है कि लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम जो अप्रोच है उसमें आपका सब्जेक्ट टीचर और लैंग्वेज टीचर दोनों का क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। जहाँ पर सब्जेक्ट टीचर सब्जेक्ट का ज्ञान देता है, वहीं पर लैंग्वेज टीचर बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के ऊपर ध्यान देता है। इससे क्या है, अगर लैंग्वेज बच्चे को अच्छी आती है, क्योंकि तो उसको कंटेंट भी क्या है, जो आपका सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो भी लैंग्वेज में ही लिखना है, तो वहां पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। तो दोनों के सहयोग से छात्रों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, आ गया समझ में? मैम ये जो कल परसों, मतलब